मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि हमने समधी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सच ही कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम सही कह रही हो आयशा की माँ। आज हमारे कर्मों की सजा हमारी बेटी को मिल रही है। ये रचना और राजीव जी हैं। राजीव जी सरकारी इंजीनियर हैं और रचना जी एक हाउसवाइफ हैं, जो आज आंगन में बैठे अपनी गलती पर पछता रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हें कैसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आज से 6 साल पहले उनके बेटे हिमांशु की शादी पास के शहर में रहने वाले अजीत जी की बेटी काव्या के साथ तय हुई थी और शादी में उनकी सभी मांगों को काव्या के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। काव्या एक सीधी साधी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गई। कपड़े गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी राजीव जी ने अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर शादी मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल से करने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने ये व्यवस्था नहीं की तो ये शादी नहीं हो सकती। काव्या के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजीव जी अपनी बात पर अड़े रहे। राजीव जी ने कहा, मैरिज हॉल हमारी हैसियत के बराबर नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता कर लिया। एक ही बेटा है मेरा और बेटे की शादी रोज रोज थोड़े ही ना होती है। शादी के कार्ड बट चुके थे और बहुत सारी शादी की तैयारियां भी हो चुकी थी। इसीलिए काव्या के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर लिया। शादी का दिन था और बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन तभी राजीव जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और राजीव जी चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। काव्या के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन होटल वालों का कहना है कि बारातियों में कुछ लोगों ने बहुत सा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया। तब राजीव जी गुस्से में बोले, तो अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही वापस जाएंगे? काव्या के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और काव्या और हिमांशु की शादी हो गई। शादी के बाद भी काव्या के ससुराल वालों की मांगे कभी खत्म नहीं हुई। काव्या ने इस बारे में जब अपने पति से बात की तो उसके पति ने कहा कि मैं इन सबके बीच में नहीं पड़ना चाहता। काव्या अपना सा मुंह लेकर रह गई। दहेज के इस लेन देन ने एक बेटी को उसके माता पिता, भाई बहन के प्यार से जरूर दूर कर दिया था। काव्या शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी, क्योंकि जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए काव्या के पिता आते तो उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर लौटा दिया जाता या कोई नई डिमांड बता देते वो लोग। काव्या की ननद की शादी में भी अजीत जी को ढेरों सामान की लिस्ट पकड़ा दी गई, ये कहकर कि समधी है, इतना तो करना ही चाहिए उन्हें। काव्या के पिता ने भी बेटी के प्यार और उसका घर बसा रहे, इस मोह में उन्होंने सब कुछ किया। काव्या की ननद की शादी में 2 दिन पहले ही अजीत जी सारा सामान लेकर काव्या के ससुराल पहुंच गए और सामान को देखकर काव्या की सास बहुत सारे मेहमानों के सामने ही उनसे बोल पड़ी, ठीक ही है, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ही ऐसी है, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर लेते। आप देखिए ना साड़ियों का रंग अच्छा है, ना गहनों की डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो कभी आप दिल खोलकर खर्चा नहीं करते। हमारा क्या, लोग तो यही कहेंगे कि देखिए कैसे पिता हैं। बेटी के सम्मान और समाज के मान मर्यादा की भी कोई चिंता नहीं है आपको। ये सब सुनकर काव्या के पिता कुछ नहीं बोल सके और चुपचाप सिर नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती काव्या बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, माँ जी, समाज की मान मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरे पिताजी को या मेरे मायके वालों को होनी चाहिए? आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए? सारे रिश्तेदारों के सामने आपने ये तो कहा कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा? किसी ने भी उनसे चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा।
क्योंकि आप लोग मेरे पिताजी को अपना समधी नहीं बल्कि नौकर समझते हैं, और मुझे तो आप लोग इस घर में एक काम वाली बाई से कम नहीं समझते। जब जिसके मन में आए मुंह उठाकर वो कुछ भी कह देता है। कुछ खराब हुआ तो काव्या, और कुछ अच्छा हुआ तो वो सब आप लोगों ने किया है। काव्या का इस तरह से जवाब देना आज रचना जी को बहुत ज्यादा बुरा लगा, और वो भी जब सारा घर मेहमानों से भरा हो। रचना जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समधी जी, ऐसे तेवर हैं आपकी लाडली के। वो तो हम जैसे लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है, नहीं तो किसी और घर में होती ना तो कब का घर से बाहर निकाल देते। और आप समझते हैं कि हम लोग ही बुरे हैं। अपनी लाडली को मुंह चलाने के साथ कुछ अच्छे संस्कार भी दे देते तो अच्छा होता ना। ये सब सामान क्या हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आप लोगों की तरह हम लोग कंगाल थोड़े ही ना हैं कि शादी में बारातियों को खाना भी नहीं मिलता। ले जाइए आप सब। हमने तो ये सब इसलिए कहा था कि हमारी बेटी के ससुराल वालों को ये ना लगे कि उसकी भाभी के मायके वाले भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन आपकी बेटी ने जो आज हमारी बेइज्जती की है ना, उसके बाद हम आपकी बेटी को नहीं रख सकते। आप ये सारा सामान और अपनी बेटी को लेकर चले जाइए यहाँ से। काव्या के पिता अजीत जी ने रचना जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, और धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई। तभी वहां काव्या के ससुर और उनके पति हिमांशु भी आ गए। उनके सामने रचना जी और उनके रिश्तेदारों ने काव्या को ही गलत बताया। तब हिमांशु ने गुस्से में काव्या से कहा, काव्या, तुम इसी समय अपने पिता को घर से बाहर निकालो और तुम अपने सारे रिश्ते इनके साथ अभी खत्म करो, तभी तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी चली जाओ यहाँ से। मैं अपने माता पिता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो काव्या ने कहा, बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे हिमांशु। तुम्हारे माता पिता है और मेरे माता पिता कुछ भी नहीं। तुमने तो सच जानने की भी जरूरत नहीं समझी। पिताजी की तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरे सम्मान की भी परवाह नहीं है, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लूं, तो ये भी सुन लो कि पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वो मेरे पिता हैं, मेरे जन्मदाता हैं। अगर मैं चाहूं ना तो भी ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, आज अभी तुमसे सारे रिश्ते मैं जरूर खत्म करती हूँ। मैं भी अपने सम्मान को रोज मारते मारते थक गई हूँ, और अब जिंदा लाश बनकर मैं नहीं रह सकती। और रहूं भी किस लिए? ऐसे घर के लिए जहां मेरी कोई कदर ही नहीं, मेरी सेवा मेरे प्यार का कोई मोल नहीं, सिर्फ तुम्हारे घर वालों की ही सेवा करती रहूं मैं? क्या मेरा सिर्फ इतना ही वजूद है तुम्हारी नजरों में? तो मैं आज इसे भी खत्म करती हूँ। और हाँ हिमांशु, मांग में सिंदूर तो कोई भी भर देता है, लेकिन जो दिल के खालीपन को भरे वही सही मायने में जीवन साथी होता है। काव्या के पिता ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं था। काव्या के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता अजीत जी पर ही लगाने लगे। काव्या के पिता ने काव्या को भी समझाया कि बेटा, 2 दिन बाद घर में शादी है, लोग आएंगे। जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू ही घर में नहीं है तो सब क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में राजीव जी और रचना जी की और इस घर की? कैसी कैसी बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले आयशा की शादी हो जाने दो, फिर ये सब देखेंगे। और मेरा क्या है बेटा, तुम्हारा घर बसा रहे इसीलिए तो ये सब सहता आया हूँ। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़े ही ना है। अपने पिता की बातें सुनकर काव्या के आंसू नहीं रुके, लेकिन आज उसने अपने पिता के और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करने का सोच लिया था। काव्या अपने 3 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़कर उस घर को छोड़कर चली गई। काव्या के जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। हिमांशु और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए सभी के आगे। लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। जो तकलीफ काव्या और उसके मायके वालों ने सही, आज उसी का समय ने जवाब दिया। आयशा की बारात भी दहेज को लेकर हुई बहस की वजह से वापस चली गई, और ये तो होना भी था, क्योंकि लालची लोगों को भविष्य में लालची लोग ही तो टकराएंगे। ये कहना ठीक तो नहीं होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी,
क्योंकि एक और बेटी का घर इस दहेज के दानव ने निगल लिया। एक और परिवार का सम्मान बिखर गया। ऐसे ही न जाने कितने घर इस दहेज के दानव ने निगल लिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी और कितनों को जिंदा भी जला दिया। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।